देखना सर, इतिहास पढ़ रहे थे और इतिहास को ही शुरू करना है फिर से कि किस प्रकार से इतिहास को, चीजों को याद रखना। तो हमने कुछ चीजें बताई थी आपको कि इतिहास जो है वो है क्या, या इतिहास के बारे में जो वर्णन बताया था वो बता दिया था लगभग कि किस प्रकार से जो है वो आपके काल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हैं। प्राचीन काल हुआ, मध्य काल हुआ और आधुनिक काल हुआ। प्राचीन काल में हमने कहा था वास्तव में इतिहास है क्या, तो इतिहास को अगर देखा जाए तो एक ये भी कहा था कि एक प्रकार से यूनानी शब्द है, इसको ग्रीक भाषा का शब्द कहा जाता है। ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिया से लिए जो है वो आपका क्या किया गया है, लिया गया है। इसी के बारे में हमने कहा था कि हिस्टोरिया के बारे में ही एक आपके इतिहास की पुस्तक लिखी थी जिसका नाम हिस्टोरिका है, जिसको लिखने वाले हेरोडोट्स थे। उन्होंने भारत और फारस के संबंध की चर्चा उस पुस्तक में की है, ये भी हमने आपको बताया था। साथ में ये भी कहा था कि इतिहास को जानने के कुछ प्राचीन मतलब कुछ पुराने आयाम है कि किस आयाम पर इतिहास को जाना जाए। इतिहास के 5 आयाम बताए थे कि पहला जो है वो सामाजिक कारण है कि पुराने समय की सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। इतिहास को जानने का एक राजनीतिक व्यवस्था भी है कि आखिर वहां की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी। वही सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था थी, तो लोग रहते किस प्रकार से थे। उसके बाद राजनीतिक व्यवस्था, किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था थी, उच्च वर्ग या निम्न वर्ग किस रूप में बटे हुए थे और किस प्रकार से काम करते थे, कौन काम करता था, कौन राजा महाराजा थे, कौन पुरोहित थे, सबका वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद अगर देखें आर्थिक व्यवस्था, लोगों का खर्चा कैसे चलता था, अर्थ कहां से प्राप्त होता था, तो लोग वह क्या करते थे क्या नहीं करते थे, उसके आधार पर भी वर्णन किया गया है। साथ में आर्थिक व्यवस्था के बाद फिर वहां के लोग किस धर्म को मानने वाले थे, शैव धर्म के भी साक्ष्य मिले हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के सूर्य देवता यानी कि प्रकृति को देवता मान के पूजते थे, यानी कि धार्मिक व्यवस्था के बारे में चर्चा की गई है। फिर उसके बाद देखा जाए तो कला संस्कृति, कला संस्कृति का मतलब है वहां के लोग स्थापत्य कला क्या है, मूर्ति कला क्या है, मिट्टी के बर्तन किस प्रकार के बनाए गए, औजार किस प्रकार के बनाए गए, वो कला और संस्कृति के अंतर्गत आता है। इन 5 आयामों पर भी इतिहास को क्या किया जाता है, जाना जाता है। अब वो छोड़ देते हैं 5 आयाम, वो चलते हैं इतिहास को जानने को। तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई इतिहास का कि आखिर इतिहास की स्टार्टिंग कहां से हुई, या ये जो स्टार्ट है वो कहां से की गई, तो हमने आपको सबसे पहले ही बताया था, ध्यान करो कि सबसे पहले जो आपका आता है वो कौन सा काल आता है, पाषाण काल। यानी कि सबसे पहले जो काल आया वो पाषाण काल के नाम से आना गया, यानी कि एक प्रकार से प्रस्तर युग के नाम से आना जाता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि पूरा पाषाण काल निपटा के जाएं, मतलब कुछ रहने ना दें। कल सीधा ताम्र काल स्टार्ट कराएंगे, फिर जो ताम्र के बाद कांस्य और लोहे काल रह गया वो लगा जाएगा। तो कोशिश यही कर रहे हैं कि हम पूरा पाषाण काल पढ़ लें। इतिहास के अंतर्गत आज जो तुम्हें समझना है वो पूरा का पूरा पाषाण काल समझना है। जो कल या पिछली क्लास में जो पढ़ा था तो जो शेष रह गया था वो तो संक्षेप में पढ़ाया था, आज पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ा के खत्म करते हैं। तो ध्यान करो सबसे पहले कि हमने पाषाण काल किसे कहा, तो संक्षेप में बस केवल इतना याद रखना है, हमने भले ही ज्यादा कुछ समझाया हो। पाषाण काल का मतलब यह है कि शुरुआत में जो मनुष्य था एक प्रकार से आदि मानव के रूप में जाना जाता था। किसी भी प्रकार की कोई जानकारी उसको नहीं थी, बुद्धि का भी विकास इस प्रकार से नहीं हुआ था। वह जंगलों में जानवरों की भांति क्या करता था, निवास करता था। साथ में यहां वहां घूम घूम कर अपना जीवन यापन करता रहता था। कंद फल मूल जो मिल गए उन्हीं को वो क्या करता रहता था, खाता रहता था। अब चूंकि आने जाने के लिए वो कहाँ रहेगा, कहाँ निवास करेगा, पीने के लिए पानी कहाँ से उपलब्ध होगा, तो नदी के किनारे जहां पर भी नदियां निकली होंगी वहां पर वो अपना क्या बनाएगा, आवास बनाएगा। आवास बनाने के साथ अब जिस रास्ते से वो नदी का पानी पीने के लिए जाएगा उसी रास्ते में जंगली जानवर भी उसको मिलेंगे, ये हमने आपको बताया था। जंगली जानवर से मुठभेड़ होगी, जंगली जानवर कभी उसको मार जाएगा, कभी वो जंगली छोटे छोटे जंगली जानवरों का शिकार करेगा। तो वो शिकार किस प्रकार से करेगा, उसके लिए कोई औजार उस टाइम पर थे नहीं कि लोहे का आविष्कार हो जाए या कांस्य धातु का आविष्कार हो जाए, तो पत्थर ही उसको मिले। कुछ पत्थर इस प्रकार से मिले, शुरुआत में जो पत्थर मिले वो पत्थर गोल मटोल, जैसे नदियों से बहते हुए पानी के साथ कुछ पत्थर आ गए तो कुछ पत्थर गोल मटोल हुए करते थे। उन्हीं गोल मटोल पत्थरों को उसने जमीन पर घिस घिस के नुकीला बना लिया, एक तरफ नुकीला बना लिया, कुछ पत्थरों को दोनों तरफ नुकीला बना लिया। उन्हीं पत्थरों से वो क्या करने लगा, जंगली जानवरों की शिकार करने लगा। लेकिन छोटे छोटे जीवों का शिकार तो वो कर लेता था, लेकिन बड़े बड़े जानवर, शेर वगैरह आ जाए, चीता वगैरह आ जाए, तो वो खुद उसी का ही शिकार करके ले जाते थे। बात समझ पाए कि नहीं, ये सब हमने तुम्हें बताया था। तो यही पूरा युग जिसमें सबसे ज्यादा उसने पत्थरों के आधार पर अपना जीवन यापन किया। अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए
जंगली जानवर या जो छोटे छोटे जीव थे उनको मारने के लिए भी पत्थरों का प्रयोग किया। अब बड़े जीव से अपने आप को सुरक्षित बचाने के लिए पता चला खुले आसमान में पेड़ के नीचे सोया है, रात को शेर आया टांग के ले गया उसको। तो अपने आप को सुरक्षित बचाने के लिए शैलाश्रयों का उसने क्या किया प्रयोग। शैलाश्रयों का मतलब है शैल का मतलब है पत्थर या गुफा जो पत्थरों से निर्मित हैं, उनका उसने आवास के तौर पर क्या किया प्रयोग किया। उसमें वो बनाकर क्या करने लगा, शैलाश्रय बनाकर क्या करने लगा, वहां पर निवास करने लगा। बात समझ पाए कि नहीं। इसी कारण से जब सबसे ज्यादा पत्थरों का प्रयोग किया गया, इस कारण से इस युग को क्या कहा गया, पाषाण काल कहा गया। फिर हमने कहा पाषाण काल को 3 भागों में हमने बांटा था। एक आपका था पूर्व पाषाण काल, एक आपका था मध्य पाषाण काल और एक आपका था नव पाषाण काल। धीरे धीरे सभी युगों की विशेषता बताते हैं कि पूरा पाषाण काल क्या है, मध्य पाषाण काल क्या है और नव पाषाण काल क्या है। बात समझ पाई कि नहीं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि जो पूरा पाषाण काल था वो किसके अंतर्गत आता है, तो एक प्रकार से देखा जाए ये आपका जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इस प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही क्या आता है, आपका पूर्व पाषाण काल आता है। प्राग ऐतिहासिक काल हमने 3 काल तुम्हें बताए थे, एक प्राग ऐतिहासिक काल, एक आद्य ऐतिहासिक काल, ध्यान करो एक ऐतिहासिक काल। तो हमने आपको याद कराएं, अगर पाषाण काल से पहले हमने तुम्हें प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में बताया था कि प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इसके पहले प्राग ऐतिहासिक काल के बाद आद्य ऐतिहासिक काल आया था। उस आद्य के बाद आपका जो है वो ऐतिहासिक काल आया था, यानी कि जो ऐतिहासिक काल है उसकी बात हमने की थी। हमने कहा था ऐतिहासिक काल में तो आधुनिक चीजें आ रही हैं, थोड़ा बहुत याद हो आपका। आद्य ऐतिहासिक काल में भी वो चीजें आएंगी। हमने तीनों को लिपि के आधार पर आपको समझाया था कि प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्य किसी भी लिपि का उसको ज्ञान नहीं था, ना तो वो किसी चीज को लिख पाता था और ना ही वो किसी चीज को क्या कर पाता था, पढ़ पाता था। यही बताया था कि नहीं, थोड़ा याद करो रिकॉल। लेकिन हमने कहा था यहां पर साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य का मतलब है पुरातत्व अभिलेख मिले हैं जिसके आधार पर पुष्टि हुई है कि यहां पर भी लोग, इस काल में भी कुछ लोग निवास कर रहे थे। फिर उसके बाद जब आगे आए आद्य ऐतिहासिक काल पर, तो आद्य ऐतिहासिक काल में कहा कि यहां के लोगों ने लिखा तो, लेकिन उसको पढ़ नहीं पाए हम लोग कि आखिर उन्होंने लिखा क्या। इसके साक्ष्य हैं, लिखा तो गया लेकिन इसको क्या नहीं गया, पढ़ा नहीं गया, लेकिन इसके साक्ष्य आपको उपस्थित हैं। खुदाई की तो साक्ष्य मिले हैं कि यहां पर इस समय पर लोग निवास कर रहे थे जो किसी लिपि को जानते थे, लेकिन उस लिपि को हम पढ़ नहीं पाए कि आखिर लिखा क्या। यहां पर तो कोई लिपि मिले ही नहीं इस समय की, लेकिन साक्ष्य मिले हैं, पुरातत्व साक्ष्य मिले हैं। लेकिन अगला काल जो आया है ऐतिहासिक काल, उसको लिखा भी गया, हमने कहा उसको पढ़ा भी गया और साथ में उसके साक्ष्य तो मिलेंगे ही, यानी साक्ष्य तो तीनों के मिले। इसमें लिपि को लिखा भी गया और लिख के इसको पढ़ा भी गया। ये काल वो काल था जब आपके महात्मा जो आपके अशोक का समय हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का समय हुआ, उन लोगों ने बड़े बड़े शिलालेख करवाए, स्तंभ लेख लिखवाए, उनको हम आज पढ़ भी सकते हैं, साक्ष्य के तौर पर भी वो हमको मिल रहे हैं। इसमें वो काल आएगा आपकी पूरी की पूरी जो संस्कृति है, अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता है, मोहनजोदड़ो सभ्यता है, मेसोपोटामिया, ये और भी अन्य देशों की सभ्यता है, वो सभ्यताएं इसमें आएंगी जिसमें लिखा तो गया कुछ, लेकिन हम पढ़ नहीं पाए कि आखिर क्या लिखा गया। सबसे शुरुआत में प्रागैतिहासिक काल, इस काल को हम किसके रूप में जानते हैं, पाषाण काल के रूप में जानते हैं, कि इसमें ना तो कुछ लोग लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे। अब लिखा ही नहीं गया तो पढ़ा कहां से गया, केवल साक्ष्य उपस्थित हैं कि इस काल में भी लोग बाग रहते थे। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, पहले बताओ। तो हमको शुरुआत कहां से करनी है, पाषाण काल से। तो पाषाण काल की जानकारी हमको कब प्राप्त हुई कि यहां पर पाषाण काल भी हुआ करता था, तो सबसे पहले बताते हैं, अब पॉइंट टू पॉइंट यहां से चलते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी सबसे पहले कहां प्राप्त हुई। तो सबसे पहले 1842 ईस्वी में, ध्यान रखना 1842 ईस्वी में एक आपके वैज्ञानिक हुआ करते थे अंग्रेज, प्राइम रोज। इन प्राइम रोज वैज्ञानिक के द्वारा ये कर क्या रहे थे, समझना सर, जरा समझना कि आखिर ये कैसे इनको ये जानकारी प्राप्त हो गई। थ्योरी आपको बस केवल माइंड में फीड करनी है, फैक्ट इंफॉर्मेशन यहां पर लिखना है। तो जो डॉक्टर प्राइम रोज थे, ये एक प्रकार के अंग्रेज वैज्ञानिक थे, इनको खुदाई का काम दिया गया था। तो भाई खुदाई क्यों कर रहे थे,
तो 1842, थोड़ा याद करो तुम सन, इतना तो तुम्हें हिस्ट्री पढ़ी होगी आपने। 1842 में अंग्रेजों के समय टाइम चल रहा था, लगभग मुगल काल पर अधिकतर आधिपत्य जो है वो अंग्रेजों ने कर लिया था। और 1842 में जब अंग्रेज आ गए तो उनको कच्चे माल को अपने देश ले जाना पड़ता था कि कच्चे माल को देश ले जाए, तो स्थल मार्ग से आने जाने में बहुत अधिक व्यय होता था। तो उन्होंने कहा समुद्र मार्ग से हम इस कच्चे माल को भारत से बाहर कैसे ले जाएं। तो सपोज दैट ये आपका पूरा का पूरा भारत है, इस भारत के बीच से यहां से उनको कहां ले जाना है। अब देखना, यहां सपोज दैट ये कर्नाटक है, ये कर्नाटक है, नीचे केरल है, तमिलनाडु है। अब यहां से उन्हें कच्चे माल को ले जाना है स्थल मार्ग से, तो पूरा भारत क्रॉस करके, पूरा का पूरा आपका अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला एरिया क्रॉस करके, ईरान इराक होते हुए तब जाके अपने यूरोप में ले जाएंगे। तो ये मार्ग लंबा भी पड़ता था। और उस टाइम पर बीच में जो आपका बीच का जो स्थल था, वहां दो राज्यों की सीमा को पार करना पड़ता था, आपस में लड़ाई हो गई, उन्होंने आना जाना बंद कर दिया। उन्होंने कहा सरल मार्ग क्या है, तो उन्होंने कहा एक मार्ग है कि स्थल मार्ग से हम ले जा सकते, और स्थल मार्ग की भी उस टाइम तक खोज हो चुकी थी, जल मार्ग की भी उस टाइम तक खोज हो चुकी थी। तो जल मार्ग से ले जाने की, लेकिन समस्या यह था यहां जहाज तो था उपलब्ध, लेकिन अब इसको यहां से यहां तक कैसे लाया जाए। यहां बीच में कोई उत्खनन हुआ है, यहां पर कोई कच्ची सामग्री है, उसको इस तट तक कैसे लाएं, समुद्री तट तक कैसे लाएं। तो उसके लिए रेल लाइन बिछाई जाएगी। रेल लाइन बिछाने का कार्य प्रारंभ किया गया। अब रेल लाइन बिछाई जाएंगी तो जमीनों को खोदा जाएगा, समतल किया जाएगा, और जब जमीनों को समतल किया गया, जमीनों को खोदा गया, तो 1842 में उत्खनन का कार्य चल रहा था, रेल के बिछाने का काम चल रहा था, लाइन को बिछाने का काम किया जाता था कि ट्रैक बनाया जा रहा था। उसी ट्रैक बनाने के संदर्भ में जब यह काम किया जा रहा था, तो यहां पर प्राइम रूस के द्वारा देखा गया कि किस प्रकार से यहां पर तो पुराने कुछ अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, जो कहीं बस्तियों के हैं, कुछ मानव के कंकाल भी हैं, कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के अवशेष भी प्राप्त हो रहे हैं। बात समझ पाए? तो सबसे पहले ये जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके बारे में समझना है कि प्रथम जानकारी देने वाला कौन था प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में, तो प्राइम रूस था। ये 1842 में कहां पर खुदाई कर रहा था, तो कर्नाटक। और कर्नाटक के कहां, किस जगह पर, तो याद रखना है रायचूर जिला। ये कुछ चीजें याद रखनी है आपको। कर्नाटक के रायचूर जिला में ये क्या कर रहा था, खुदाई का काम कर रहा था। कर्नाटक के रायचूर जिला से इसको, जो रायचूर जिला है, उस रायचूर जिला का एक स्थान है, उस स्थान का भी नाम, वैसे रायचूर सबसे ज्यादा विकल्प में पूछा गया है, फिर भी याद रखोगे, यहां पर जो नाम है वो लिंग सुगर। ये लिंग सुगर नामक एक स्थान है। वहां पर सर्वप्रथम जो है वो पाषाण कालीन उपकरण या औजार खोजे गए। यानी कि यहां पर पाषाण कालीन औजार जो है वो सबसे पहले खोजे गए। पहला केवल पॉइंट तुम्हें यही रखना है कि 1842 में प्राइम रूस के द्वारा जब उत्खनन का कार्य किया जा रहा था, तो कर्नाटक के रायचूर जिला में एक स्थान पड़ता है लिंगसुगुर स्थान। वैसे इसका पूरा नाम लिंगसुगुर संज्ञक स्थल है, लेकिन शॉर्ट में लिंगसुगुर आता है, लिंगसुगुर संज्ञक स्थल। इस स्थान पर सबसे पहले किसका उल्लेख मिला है, तो सर्वप्रथम प्राग ऐतिहासिक कालीन समय के पाषाण कालीन पत्थरों का उल्लेख मिला है कि इस प्रकार के पत्थर यहां पर क्या हुए हैं, उपलब्ध हुए हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? फिर आगे चलते हैं। अब जैसे ही ये पत्थर प्राप्त हुए प्राइम रूस को, अंग्रेज अधिकारी हरकत में आ गए। मतलब अब अंग्रेज अधिकारी सतर्क हो गए, और अंग्रेज अधिकारी ने तुरंत के तुरंत 1853 में, यानी कि जैसे ही ये पता चला 1842 में जब सबसे पहले प्राप्त हुए हैं, तो 1853 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का काम अलेक्जेंडर कनिंघम को सौंप दिया। यानी कि एक व्यक्ति था अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी कि यहां पर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। ये तुम्हें नाम याद रखना है, अलेक्जेंडर कनिंघम। इस अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कर दिया, ये खुदाई का काम सौंप दिया कि हम पूरे भारत की खुदाई तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं, और अब तुमको हम क्या बना देते हैं, तो हम तुमको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक नियुक्त कर देते हैं।
भाई जैसे कोई चीज हमें मिली है तो उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए इनको क्या बना दिया गया, इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का, इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक प्रकार से महानिदेशक क्या कर दिया गया, नियुक्त कर दिया गया। तो इनको क्या बना दिया गया, महानिदेशक। और जब इनको महानिदेशक बनाया गया तो ये प्रथम महानिदेशक भी कहलाए। अगर पूछा जाए भारत के प्रथम, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक जनरल कौन हैं या कौन थे, सॉरी, तो आपके कौन रहेंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम जो हैं वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक जनरल के तौर पर क्या किए गए, जाने गए। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, पहले आप हमें ये बात बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जो आपके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो जनक बनाए गए अलेक्जेंडर कनिंघम, अब पूरा का पूरा जो खुदाई का काम होना था वो इन्हीं के संरक्षण में होना था। अब इन्हीं के संरक्षण में जब काम प्रारंभ होता है तो अब भिन्न भिन्न प्रकार पर क्या किया गया है, खुदाई का काम जो है वो किया गया। तो अब वह खुदाई देखते हैं कि कहां कहां पर कौन कौन सी चीजें क्या हुई हैं, प्राप्त हुई हैं। ठीक है, समझते हैं और चलते हैं आगे, देखते हैं। यहां पर एक प्रश्न जो है वो आपका आया है, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है आपके, चूंकि ये नाम आ गया है ध्यान, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, तो इसी से जुड़ा एक नाम तुम याद रखोगे, वो भले ही अभी बाद में आएगा, तुम नाम एक यहां पर याद रख लो, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है। मतलब राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का मतलब है जहां पर मानव के जो अवशेष हैं वो रखे गए हैं। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आपको याद रखना है। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वो वर्तमान में भोपाल में है। ठीक है, ये याद रखोगे। इसका वर्तमान नाम भी अब ये नहीं रहा राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का, तो इसके आगे बस केवल एक शब्द जोड़ लेना है। इसका जो अब नाम हो गया है वो इंदिरा गांधी, यानी कि इसका नाम जो हो गया है वो बहुत पहले चेंज हो गया, अभी नहीं, इंदिरा गांधी, और शॉर्ट में फिर वही राष्ट्रीय मानव संग्रहालय हो गया है। और यदि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय पूछा जाए कहां पर है, तो वर्तमान में भोपाल में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, आगे चलते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे से, ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं और दो तीन चीजें समझ लेते हैं बस, केवल सुनना। ये खुदाई का काम चालू हुआ है, तो सबसे पहले अब खुदाई कहां हुई, सबसे पहले हमने पाषाण काल में बता दिया कि आपके प्राइमरोज ने तो पहली बार देखा, वो तो बिछाने का काम कर रहे थे। अब खुदाई का काम स्टार्ट किया। खुदाई का काम किसने करवाया, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। कहां पर करवाया, तो चूंकि कर्नाटक के पास ही अब जो आसपास के एरिया को खोदा जाने लगा, तो मद्रास, यानी कि सबसे पहले यहां पर किसका काम किया गया, मद्रास में खुदाई का काम प्रारंभ किया गया। और मद्रास के किस स्थान पर, तो पलवरम नामक स्थान पर क्या किया गया है, खुदाई का काम जो है वो प्रारंभ किया गया। किसके आदेश के अनुसार, अलेक्जेंडर कनिंघम ने आदेश दिया कि भाई खुदाई कीजिए। लेकिन यहां पर खुदाई का काम कौन करवा रहे थे, तो अब यहां पर आपके वो नहीं आएंगे, वो तो आदेश दे देंगे। यहां पर काम करवा रहे थे रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट, ध्यान रखना है, रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट जो है वो आपके क्या करवा रहे थे, खुदाई का काम करवा रहे थे, जहां पर खुदाई का काम चल रहा था। भाई एक चूंकि महानिदेशक बड़ा है, उसके नीचे कुछ कर्मचारी नियुक्त कर दिए, ये भी अंग्रेज ही थे। तो रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट क्या कर रहे थे, मद्रास के निकट जो पलवरम नामक स्थान है वहां पर खुदाई का क्या कर रहे थे, काम करवा रहे थे। ये कब करवा रहे थे, वो डेट भी हम तुम्हें लिख देते हैं, 1863 ईस्वी में ये काम करवा रहे थे। ठीक है ना, एकदम सिस्टमेटिक है, सीरीज सीक्वेंस वाइज। 1863 में मद्रास के निकट पलवरम नामक स्थान पर रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट जो है वो खुदाई का काम करवा रहे थे। खुदाई में ही इनको 1863 में ही एक उपकरण प्राप्त होता है जिसका नाम है हस्त कुठार। या तो पेपर में हस्त कुठार लिखा मिलेगा या पेपर में यही नाम हैंडेक्स के नाम से आपको मिलेगा। तो या तो हैंडेक्स लिखा हो तो भी आपको यही समझना है कि ये आपका क्या है, हस्त कुठार है। हैंडेक्स, हैंडेक्स का मतलब है हाथ से बने पत्थर के औजार, हस्त कुठार का मतलब है हाथ से बने, मानव के निर्मित हाथ से बने पत्थर के औजार जो है वो सबसे पहले क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। अगर पेपर में पूछा जाए बताइए पाषाण कालीन युगीन
प्रथम उपकरण कौन सा प्राप्त हुआ? तो या तो ऑप्शन में हैंडेक्स मिल जाएगा या आपको हस्त कुठार मिल जाएगा। कहां पर मिला था? पलवरम। ये दो नाम बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। ये तीनों, एक ये और एक रावस ब्रूसफूट, ये तीनों पेपर में विकल्पों में आ चुके हैं अलग अलग सालों में। पलवरम नामक स्थान पर मद्रास के निकट है। हस्त कुठार सबसे पहला प्राप्त होने वाला उपकरण है। कौन सा समय? पाषाणकालीन युगीन। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। फिर इसके बाद इन्होंने तो खुदाई का काम प्रारंभ करवा दिया, लेकिन धीरे धीरे अब खुदाई का काम क्या हो गया है? प्रारंभ हो गया है। इसी के समय 1863 के बाद 1864 में, यानी कि 1864 में क्या किया गया? फिर खुदाई का काम स्टार्ट किया गया और अब जो है वो खुदाई का स्थान चुना गया तमिलनाडु का अतीर पक्कम। यानी कि यहां पर एक नाम और लिख लेते हैं, जो तमिलनाडु था उस तमिलनाडु के अतीर पक्कम, ध्यान रखना, अभी फिर से हम बाद में जरूर बताएंगे। अतीर पक्कम, ये अतीर पक्कम नामक स्थान पर खुदाई का काम प्रारंभ किया गया और यहां पर खुदाई का काम करवा रहे थे विलियम किंग। ये नाम 2-3 याद रख लेना। यहां पर खुदाई का नाम काम कौन करवाया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राबर्ट ब्रूसफूट, क्योंकि अभी बताएंगे कि इनके बारे में क्या है। ये भूवैज्ञानिक भी थे और भूगर्भवेत्ता भी थे, मतलब जमीन के अंदर की जानकारी भी इनको थी और भूवैज्ञानिक भी थे, यानी कि भूमि से संबंधित वैज्ञानिक की चीजों के बारे में भी इनको समझ थी और भूगर्भवेत्ता भी थे। दोनों विकल्प पूछे आए हैं। राबर्ट ब्रूसफूट कौन थे? तो भूवैज्ञानिक भी थे और भूवेत्ता भी थे, यानी कि जानकार भी थे, रिसर्च भी कर सकते थे और वैज्ञानिक भी थे, साइंटिस्ट भी थे। अब याद रखते हैं कि जब इनके द्वारा आपका जो है वो खुदाई की गई तो अतीर पक्कम नामक स्थान पर क्या प्राप्त हुआ है? तो इसका नाम और याद रखना, क्लीवर। क्लीवर नामक उपकरण प्राप्त हुआ है। यह भी पत्थर का ही बना हुआ था। क्लीवर का मतलब क्या होता है? क्लीवर का मतलब होता है एक प्रकार से कुल्हाड़ी, यानी कि कुल्हाड़ी जैसी संरचना का पत्थर जो है वो क्या होता है? इन लोगों को प्राप्त होता है। ये हाथ से बने औजार थे, हस्त कुठार, ये प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? पहले आप हमें ये बताओ, बोलिए सर, पहले आप हमें ये बताओ कि ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अब थोड़ा सा हम वैक की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि कहां पर कौन कौन सी चीजें आपको और समझनी है, ठीक है ना। अभी ये तो हम बता ही रहे हैं, अब थोड़ा सा फिर बैक जाते हैं, फिर यहां लौट के आएंगे, ठीक है ना। फिर बैक जाएंगे, फिर यहां लौट के आएंगे, देखना कैसे। अब पुरा पाषाण काल की हमने उस दिन कुछ विशेषताएं बताई थी, आज फिर कुछ विशेषताएं बता रहे हैं और कुछ उससे मिलती जुलती रहेंगी, लगभग मिलती जुलती ही होंगी, ठीक है ना। देखना, तो हमने क्या क्या कल इसके पहले बताया था वो सब भूल जाओ, हम फिर से तुम्हें बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें तुम्हें याद रखनी है, समझना। यहां पर जब पुरा पाषाण काल में जो व्यक्ति थे या पुरा पाषाण काल में जो भी व्यक्ति रहते थे वो एक प्रकार से, समझते चलना, पुरा पाषाण काल में जो व्यक्ति था वो एक प्रकार से पूर्ण रूपेण आपका क्या था? असभ्य था। पूर्ण रूपेण जो था वो आपका क्या था? बर्बर था, यानी कि एक प्रकार से जंगली व्यक्ति। साथ में अस्थिर था, अस्थिर का मतलब अभी बता रहे हैं, और प्रकृति पर, यानी कि प्रकृति पर क्या था? ये पूर्ण रूपेण आश्रित था। ये बात हमने तुम्हें बताई थी, इसका मतलब भी समझा रहे। असभ्य, बर्बर, अस्थिर और प्रकृति पर आश्रित का मतलब है यहां पर व्यक्ति के अंदर बुद्धि का विकास ना के बराबर हुआ था। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो यह जो आपका मनुष्य था वो एक प्रकार से पशु की भांति था, और पशु जो है वो असभ्य है, बर्बर है और जंगली भी रहता है। अगर कहें तो यहां पर कह सकते कि मानव की जो स्थिति थी, यानी कि मानव की जो स्थिति यहां पर बताई गई है वो दयनीय स्थिति बताई गई है, कि बहुत ही दयनीय स्थिति में मानव जो है वो यहां पर रहता था। लेकिन साथ में ये जो व्यक्ति था वो आपका कैसा था? तो बताया था यायावर, घुमक्कड़, ये सब बता चुके, लेकिन हम फिर से तुम्हें एक ही जगह लिखा रहे हैं कि ये जो व्यक्ति था पुरा पाषाण काल में असभ्य था, बर्बर था, अस्थिर था, प्रकृति पर आश्रित था, मानव की स्थिति जो थी वो बहुत ही दयनीय थी। यायावर या घुमक्कड़, यायावर घुमक्कड़ का मतलब है एक ही जगह पर मानव जो है वो रहकर क्या नहीं करता था? निवास नहीं करता था। जगह जगह घूम घूम पर, जहां पर फल खाने को मिल गए, जहां पर कंदमूल, जहां भी जो भी खाने को मिल गए, वहां हमने क्या कर लिया? निवास डाल लिया। साथ में ये भी नहीं कि यायावर या घुमक्कड़ होते हुए ये समूह में निवास करे, तो यह समूह में निवास नहीं करता था, ध्यान रखना, ये समूह में निवास नहीं करता था, यानी कि ये मानव जो है वो समूह में क्या नहीं करता था? निवास नहीं करता था, अकेले ही यहां वहां घूमता रहता था।
इस कारण से इसका कभी कभार खुद भी शिकार हो जाता था, कभी ये छोटे जीवों का स्वयं शिकार कर लेता था। तो एक प्रकार से ये किस प्रकार के जीवन को जीता था, तो शिकारी जीवन ये क्या करता था, मानव यहाँ पर व्यतीत करता था। भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु जो छोटे छोटे से जीव थे उनको वो क्या कर लेता था, तो स्वयं ही मार के खा जाता था, और जो बड़े जीव पड़ जाते थे तो बड़े बड़े जीव इनको मार के खा जाते थे। यहां तक की बातें हम बता चुके थे, फिर से रिकॉल करा रहे हैं। फिर चलते हैं अभी पुरा पाषाण काल में ही हमने ये भी बताया था आग से परिचित, यानी कि आग से परिचित तो था, ध्यान रखना यहां पर जो था वो आग से मनुष्य पुरा पाषाण काल में परिचित तो था, लेकिन समस्या ये थी कि वह आग के प्रयोग को नहीं जानता था, यानी कि आग के प्रयोग को यहां पर वो नहीं जानता था। क्यों? क्योंकि अभी वो आग के प्रयोग को नहीं जानता था, तो मांस खाता था, लेकिन वो कच्चा मांस खाता था। ध्यान रखना यहां पर जो वो खाता था वो कच्चे मांस को खाने के रूप में क्या करता था, प्रयोग करता था, और कच्चे मांस को ही क्या करता था, यहां पर खाता था। अब अगर हम कहें, और ये नहीं कच्चे मांस को खाता था और पूर्णतः यानी कि पूर्ण रूपेण जो है वो एक प्रकार से कच्चे मांस पर ही क्या था, आधारित, कच्चे मांस पर ही आश्रित था। ये नहीं कि उसको कहीं से पका हुआ मांस मिल जाए, तो टोटली जो है वो क्या करता था, कच्चे मांस को यहां पर खाता था। अब बात अगर कहें यहीं पर, शिकार अगर ये करेगा, समझना शिकार अगर करेगा तो शिकार के लिए उस टाइम पर इसके पास छोटे छोटे पत्थर नहीं थे। हमने कहा था उस टाइम पर शिकार के लिए ये क्या करता था, बड़े बड़े पत्थरों का क्या करता था, प्रयोग करता था। लगभग बड़े बड़े पत्थर साइज के होते थे, उन्हीं से क्या करता था, ये शिकार करता था। बात समझ में? वही हस्त कुठार हुए, कुल्हाड़ी नुमा संरचना हुए, वही आपको क्या हुए हैं, खुदाई में इन लोगों को प्राप्त हुए हैं। अब अगर बात कहें और क्या क्या संस्कृति की जानकारी मिली, दूसरा पानी पीने के लिए, यानी कि ये जो पानी पीता था तो पानी पीने के लिए कोई पात्र नहीं, यानी कि किसी भी प्रकार के कोई पात्र का प्रयोग ये पानी पीने के लिए नहीं करता था। तो फिर अब पानी कैसे पिएगा? तो जो जानवर जिनको ये मार के खा जाते थे, उन्हीं जानवरों की जो हड्डियां होती थी, ठुड्डियां होती थी, भाई जैसे देखा हो आपने, ये है ठुड्डी है, ये आपकी कोहिनी है, ये ठुड्डी है, तो इन्हीं ठुड्डियों की जो चिप्पियां होती थी, ऐसे गोलनुमा आकृति होती थी, उसी को क्या करते थे, पानी के रूप में क्या करते थे, उसी से पानी का क्या करते थे, पीने का काम करते थे। तो याद रखना पानी के लिए कोई पात्र नहीं था इनके पास, सारा सिस्टमेटिक हम तुम्हें बता रहे। अभी जब मध्य पाषाण काल आएगा तो कच्ची मिट्टी के बर्तन, और नव पाषाण काल आएगा तो पकी हुई मिट्टी के बर्तन। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो याद रखना कि अगर पानी पीने के लिए अगर कोई कहे तो कोई पात्र नहीं था, ये सिर्फ पानी पीने के लिए क्या करता था, जानवरों की ठुड्डियां, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता था, जानवरों की ठुड्डियों का क्या करता था, पानी पीने के लिए प्रयोग करता था। तो याद रखना जानवरों की ठुड्डियों का प्रयोग ये पानी पीने के लिए जो है वो आपका यहां पर किया है। आगे चलते हैं और समझते हैं ताकि आप समझ पाओ, फिर समझना। एक पॉइंट और अगर पूछा जाए, संपूर्ण भारतीय काल का सबसे लंबा समय, यानी कि संपूर्ण भारतीय काल का सबसे लंबा समय अगर कोई कहे तो वो पूरा पाषाण काल ही है। कई राजा महाराजा आए, अंग्रेज आए, सब कुछ आए, लेकिन सबसे लंबा काल किसका जाना जाता है, पूरा पाषाण काल का ही काल जो है वो सबसे लंबे रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं और समझते हैं कुछ और चीजें। सुनना, यहां पर कुछ संस्कृतियों का उदय हुआ, उन संस्कृतियों को भी आपको समझना है। तो पहली संस्कृति जो उदय हुई उसका नाम है चापर, ध्यान से समझना है, चापिंग चेबुल संस्कृति। अगर पेपर में ये पूछा गया है कि बताइए चापर चापिंग चेबुल संस्कृति किस समय कालीन है, तो ये पूरा पाषाण कालीन संस्कृति है। अब इसमें आखिर क्या है ये चापर चापिंग चेबुल संस्कृति के अंतर्गत, कि आखिर चापर चापिंग चेबुल संस्कृति क्या है, तो उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं कि चापर, ये चेबुल गलत लिख दिया हमने, चुबुल लिख दिया, बोलते कुछ है लिख कुछ जाता, चेबुल संस्कृति लिखना है, ठीक है ना। समझना आखिर इसका मतलब क्या है, सुनना। ये पूर्णतः पूरा पाषाण कालीन समय की संस्कृति है। चेबुल का मतलब है यहां पत्थरों से,
कि आखिर यहाँ के लोग किस प्रकार के पत्थरों का प्रयोग करते थे। तो चेबुल वो पत्थर कहलाते थे जो नदी के पानी में बहते हुए आते थे और वो गोल मटोल आकृति के होते थे। उन पत्थरों को वो चेबुल कहते थे। ध्यान से समझना है, चेबुल कौन से पत्थर हुए? वो पत्थर जो गोल मटोल, जैसे नदी में आप जाओ बालू वगैरह में देखो तो गोल मटोल पत्थर मिलते हैं, तो वो गोल मटोल जो पत्थर होते थे उन पत्थरों को चेबुल कहा है। उन्हीं गोल मटोल पत्थरों को जब वह एक और उसकी धार रख लेते थे, जैसे कोई गोल पत्थर ऐसा मिला है, इसको जमीन पर रगड़ रगड़ के एक तरफ इसकी पैनी धार बना ली है, तो एक धार वाले पत्थरों को चापर कहा गया। और दो तरफा धार, जिसमें यहां भी धार है वहां भी, मतलब इसका इस गोल पत्थर की ये भी धार नुकीली कर ली और ये धार भी नुकीली कर ली, तो इसको क्या कहा गया? चापिंग। ध्यान रखना, एक धार और दो धार वाले पत्थर, और ये आपके चेबुल का मतलब है गोल मटोल पत्थर। तो याद रखना, ये जो एक धार वाले, दो धार वाले गोल मटोल पत्थर किस काल में पाए गए? तो ये आपके जो पाए गए वो आपके पुरा पाषाण काल के समय जो है वो पाए गए। अगर ये कहें कि आखिर ये संस्कृति का सर्वप्रथम कहां पर ये आपके पत्थर प्राप्त हुए हैं, या ये जो आपके संस्कृति के जो पत्थर हैं वो कहां पर प्राप्त हुए हैं, तो याद रखना सबसे पहले ये प्राप्त हुए कहां पर? पंजाब। ध्यान रखना इस बात को। पंजाब चूंकि अब वर्तमान में सर्वप्रथम पंजाब, लेकिन पंजाब के स्पेशली किस घाटी में? तो याद रखोगे सोहन घाटी में ये आपके क्या किए गए? पाए गए। तो कहीं कहीं पेपर में इसका नाम किस नाम से जाना जाता है? सोहन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। अगर पेपर में कोई पूछ ले सोहन संस्कृति किस समय कालीन है, तो सोहन संस्कृति जो है वो आपकी पुरा पाषाण कालीन है। इसी संस्कृति को, चापर चापिंग चेबुल संस्कृति को ही सोहन संस्कृति के नाम से हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। बात समझ पा रहे कि नहीं सर? समझ पा रहे? बताओ, अगर कोई दिक्कत है तो पूछो सर, और नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। सुनना, अब सोहन संस्कृति की अगर बात करें कि ये सोहन संस्कृति, सोहन घाटी वर्तमान में ये कहां पर है, तो याद रखना वो वर्तमान में जब भारत का विभाजन हो गया तो ये सोहन संस्कृति आपके कहां पर पाई गई है? पाकिस्तान में। यानी कि पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है और कुछ हिस्सा आपके किसके पास है? भारत के पास, यानी हिंदुस्तान में है। तो यदि कोई पूछे सोहन संस्कृति किससे संबंधित है? पूरा पाषाण कालीन चापर चापिंग चेबुल संस्कृति से ये क्या है? आपकी संबंधित है। तो फिर दूसरी तरफ चलते हैं और इसका दूसरा भाग देखते हैं, वो जो अभी हम तुम्हें थोड़ा सा झलक दिखा के आए हैं वो बताते हैं क्या है इसके। हाँ बोलिए, क्या हुआ? क्या हुआ बहन जी? भारत में, ठीक है ना, भारत ही तो पाकिस्तान के दो भागों में बटा था, मतलब एक पाकिस्तान हो गया और एक अपना भारत हो गया। वहां पाकिस्तान में भी तो पंजाब है, कोल डिलवा जो है वो पाकिस्तान में है, ठीक है ना। बात समझ पाए कि नहीं? तो आपका भारत जो बटा है वो पंजाब जो है वो दो भागों में बट गया, जिसको सिंध पंजाब भी कहते हैं वहां के लोग, ठीक है ना। चलिए, हैंडेक्स। अब दूसरी संस्कृति पढ़ना है जो पूरा पाषाण कालीन है, इसका नाम है हैंडेक्स और एस्यूलियन। ध्यान रखना, ये संस्कृति समझते हैं। हैंडेक्स और एस्यूलियन संस्कृति क्या है? हैंडेक्स और एस्यूलियन संस्कृति को देख लेते हैं कि आखिर हैंडेक्स और एस्यूलियन संस्कृति का मतलब क्या है। तो ध्यान करो, अभी हमने तुम्हें नाम याद दिलाया था कि सबसे पहले प्राइम रोज ने, ध्यान करो, खुदाई की, उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंगम आए, उन्होंने खुदाई का आदेश दिया, तो मद्रास के निकट पलवरम नामक स्थान पर हस्त कुठार या हैंडेक्स आपको प्राप्त हुए। तो यहां पर जो दक्षिण भारत में जो संस्कृति है या अन्य जगह जो संस्कृति है वो किसके नाम से आनी गई? हैंडेक्स, या और उसी को कहते हैं एस्यूलियन संस्कृति, ठीक है ना। तो ये दो नाम साथ चलते हैं, एस्यूलियन संस्कृति कह दें तो ठीक है, हैंडेक्स भी कह दें तो भी ठीक है। अब इस हैंडेक्स में क्या, तो हम ये पहले ही बता चुके, तुम्हें ध्यान करो। हैंडेक्स का मतलब क्या है? तो इसकी खुदाई कहां पर की गई थी? मद्रास, और मद्रास के पलवरम नामक स्थान पर ये आपके उपकरण क्या है? आपके प्राप्त हुए हैं। अकेला पलवरम नहीं, अतीर पक्कम भी जो है वो आपका क्या आएगा? इसके साथ में आएगा अतीर पक्कम, यानी कि अतीर पक्कम और पलवरम ये दोनों के दोनों हैंडेक्स संस्कृति से संबंधित हैं। अगर कोई कहे यहां पर क्या क्या पत्थर प्राप्त हुए, तो पलवरम से आपको बताया है कि हैंडेक्स प्राप्त हुआ है, जिस और आपका अतीर पक्कम से जो है वो आपका
क्लीवर नामक उपकरण जो है वो क्या है प्राप्त हुए हैं। तो ये सारी चीजें हम तुम्हें पहले बता दिए। अब जरा समझना, प्रश्न इंपोर्टेंट यहां बनता है, चाहे वो पलवरम कहे चाहे अतीर पक्कम कहे, सभी जगह आपको हेंडेक्स याद रखना है। एल्यूशियन बहुत कम पूछा जाता है, बस केवल नाम चूंकि संस्कृति में जुड़ा था इसलिए हमने लिख लिया। हेंडेक्स जरूर आपका पेपर में पूछा गया है। हस्त कुठार, तो पेपर में यह पूछा गया है कि हस्त कुठार या हेंडेक्स सबसे पहले कहां प्राप्त हुए, तो मद्रास ऑप्शन में रहेगा या पलवरम रहेगा, दोनों में से कोई एक ही रहेगा, ये नहीं दोनों। अब ये पूछा जाए जो हेंडेक्स थे, ये जो पत्थर थे, ये किस पत्थर से निर्मित थे, ये जो हस्त कुठार या जो हेंडेक्स है वो आखिर किस पत्थर से बने हुए थे, तो नाम याद रखना है आपको, चकमक पत्थर के ये बने हुए थे। कौन से पत्थर का प्रयोग किया गया था हेंडेक्स को बनाने के लिए, चकमक पत्थर का प्रयोग किया गया था। ये चकमक पत्थर क्या है, ये चकमक पत्थर वही है जिससे मानव ने अग्नि का क्या किया था, आविष्कार किया था। जो दो पत्थर आपस में टकराए थे, अगर पेपर में पूछ लिया जाए कौन से दो पत्थरों के टकराने से अग्नि उत्पन्न हुई थी, तो चकमक पत्थर के आपस में रगड़ने से ही अग्नि क्या हुई थी, उत्पन्न हुई थी। तो याद रखना, यहां पर जो मनुष्य आग के प्रयोग से आग से परिचित था, परिचित का मतलब है चकमक पत्थर के रगड़ने से आग तो उत्पन्न हो गई थी, वो समझ गया था कि ये आग है, लेकिन मांस को पकाकर खाना नहीं जानता था, इसलिए प्रयोग करना नहीं जानता था। तो यहां चकमक के साथ एक लाइन लिख देना कि अग्नि का जो आविष्कार है वो किन पत्थरों के रगड़ने से हुआ था, तो कौन से पत्थरों के रगड़ने से हुआ था वो याद रखोगे आप। कौन से पत्थर रगड़े गए थे, चकमक पत्थर रगड़े गए थे, जिसके कारण से अग्नि का क्या हुआ था, आविष्कार हुआ था। ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आगे चलें, यहां तक अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो सर आप हमसे, बोलिए सर। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो सर, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। चलिए बताइए सर, सुनना आगे, अभी रुकना नहीं है, बस सुनते चलो, ठीक है ना। अभी नहीं, आज 7:58 थोड़ा 10-15 मिनट एक्स्ट्रा पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो डेली रहेगा। हम 6 बजे कहते हैं लेकिन 10-15 मिनट एक्स्ट्रा खाई जाते हैं, तो 6:15 6:20 तक तुम बैठ के रहो, चुपचाप सुनते रहो। सुनो, अब यहां देखना सर, ये तुम्हें कुछ स्थल याद रखने हैं। ये पूरा स्थल रहेंगे यहाँ पर, कि ये पूरा स्थल है, ठीक है ना। पूरा स्थल के बाद ये इनका स्थान रहेगा कि आखिर ये कहाँ खोदे गए हैं। स्थान के साथ यहाँ की विशेषता तुम्हें याद रखनी है। यही पेपर में 3 चीजें सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं जो पूरा स्थल में, ठीक है ना। हम कह रहे हैं आज हम तुम्हें पूरा पाषाण काल पढ़ाते हैं, कल कोशिश करेंगे मध्य और नव पाषाण काल पूरा पढ़ा दें। पूरा पढ़ाने के बाद आप निश्चिंत रहना, हम आपको एक पीडीएफ देंगे, पूरा प्रश्न जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की है, यूपीपीसीएस हुआ, लोअर सबऑर्डिनेट हुआ, मतलब यूपी लेवल के जो भी एग्जाम है, बीपीएससी हुआ, आसपास के जितने एग्जाम है सब सारे क्वेश्चनों का कलेक्शन, तुम उनको एक बार घर करके आना, ठीक है ना। फिर उसको हम यहां तुम्हें डिस्कस कर देंगे। देखो इसका आंसर ये सही है, इसका क्यों सही है, क्या हुआ। अभी ऐप हम बनाएंगे, ऐप बनाएंगे, आपको जोड़ेंगे, फिर पीडीएफ डालेंगे, आप निश्चिंत रहो, ठीक है ना। अभी कुछ नहीं किया है हमने, अभी किसी को नहीं जोड़ा है, ठीक है ना। अभी कोई भी स्टूडेंट ऐप पर नहीं जुड़ा है, या हमने कोई नया ऐप नहीं बनाया है जिसमें आप लोगों को जोड़े। जैसे ही जोड़ेंगे हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए, अब पूरा स्थल, तो सबसे पहला जो आपको क्या मिला था, पूरा स्थल पलवरम। ध्यान करो, अभी हम पढ़ा के आए हैं, हम इसको एक जगह व्यवस्थित कर लेते हैं। पलवरम ये कहां पर प्राप्त हुआ, तो ध्यान करो 1863 की डेट है। कहां पर है, शॉर्ट टू द पॉइंट लिखना है, मद्रास के निकट स्थान था, और मद्रास के निकट पलवरम नामक जो स्थान है, यहां पर खुदाई कौन कर रहे थे, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। मतलब ज्यादा नाम नहीं लिखाएंगे, आप परेशान ना हो। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट जो है वो आपके क्या कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे, यही नाम हमने लिखाया है। इसको थोड़ा कम कर लें क्योंकि बहुत मोटा चल रहा, ठीक है ना। यहां पर इनको क्या प्राप्त हुआ, हस्त कुठार, हस्त कुठार, या इसी को हम क्या कहते हैं, हैंडेक्स कहते हैं। ये इनको क्या प्राप्त हुआ, हस्त कुठार, या इसी को हम क्या कहते हैं, हैंडेक्स कहते हैं। याद रखना, अगर पेपर में पूछा जाए मानव के द्वारा खोजा गया प्रथम पत्थर, यानी कि पूरा पाषाणकालीन या पाषाणकालीन समय का मानव के द्वारा जो प्रथम पत्थर खोजा गया था, या सबसे पहला जो पत्थर बनाया गया था, कौन मनुष्य ने खोजा। इसका मतलब ये नहीं कि तुमने खोजा, उस टाइम के मनुष्यों ने जो प्रथम
आपका औजार खोदा था वो हैंडेक्स खोदा था या हस्त कुठार खोदा था, ठीक है ना। इसके बाद अगर कोई कहे दूसरा जो मिला है आपको, दूसरा नाम लिख लेते हैं, यहां दूसरा नाम लिख लेते हैं। ये टेबल हमें आज पूरी कंप्लीट पढ़ाने तो फिर रुकेंगे। दूसरा है अतीर पक्कम, ठीक है ना, ये अतीर पक्कम है। अतीर पक्कम अगर कोई कहे तो जस्ट हमने इसकी डेट भी बताई है 1863 के बाद 64 में। विलियम आपके जो किंग थे वो कहां पर, तमिलनाडु, कहां पर, तमिलनाडु, और तमिलनाडु के समीप ही आपका क्या है, अतीर पक्कम। सबसे ज्यादा ध्यान रखना ये नाम आते हैं, पलवरम, अतीर पक्कम, हस्त कुठार, ध्यान रखना, ठीक है। ये नाम कम ही पूछे जाते हैं, हम फिर भी लिख रहे हैं तुम्हें समझाने के लिए। यहां पर कौन खुदाई कर रहे थे, तो विलियम किंग। ये रेयर ऑफ केस प्रश्न आते हैं, विलियम किंग, रावसवुड। यहां पर इनके द्वारा क्या खोजा गया, तो इनके द्वारा जो है वो क्लीवर नामक उपकरण, जिसको हमने कहा था एक फावड़े की भांति ये आपका होता है, कुल्हाड़ी पहाड़े की भांति ये क्या रहता है, काम करता है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर अगर देखें, तीसरे नंबर पर सी स्थान है, इसका नाम है करनूर। करनूर स्थान अगर कोई कहता है कि कहां पर है, तो करनूर स्थान जो है वो आपका कहां पर पड़ता है, आंध्र प्रदेश। ये कहां पर पड़ता है, आंध्र प्रदेश। अब कोई अगर कहे कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो इसके लिए हमें क्या याद रखना है, तो याद रखना है राख के प्रमाण, यानी कि यहां पर किसके प्रमाण मिलते हैं, राख के। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ करनूर के आंध्र प्रदेश से इस बात की पुष्टि हुई कि यहां का जो मानव था पूरा पाषाण कालीन, वो आग से परिचित था, लेकिन आग के प्रयोग को नहीं जानता था। क्यों, क्योंकि करनूर नामक वो स्थान है जहां पर राख के ढेर तो मिले हैं, राख के प्रमाण तो मिले हैं, लेकिन वहीं पर व्यक्ति के द्वारा खाई गई हड्डियां भी मिली और वो जली भुनी नहीं मिली। तो व्यक्ति आग को तो जलाना जानता था, आग से परिचित था, लेकिन अगर ये कहें कि आग के प्रयोग से, तो आग के प्रयोग की उसको कोई जानकारी नहीं थी। बात समझ पाई कि नहीं समझ पाई, क्या कहा, करनूर जो है वो आंध्र प्रदेश का वो हिस्सा है जहां पर राख के प्रमाण मिले हैं। यहां पर मानव मांस को पकाकर खाता था, इसके अवशेष नहीं मिले। मानव मांस के अवशेष मिले हैं कि व्यक्ति मानव मांस को खाता था, लेकिन याद रखना जितनी की जितनी हड्डियां यहां मिली हैं वो बिना भुजी, बिना जली हुई हड्डियां मनुष्य की मिली हैं, कि वो मांस को बिना पका के ही क्या करता था, खाता था। राख के प्रमाण मिले हैं, यानी कि अग्नि को जला लेता था। अब वो ठंड के समय जलाए या किसी के समय जलाए, उसका कोई वो नहीं। बात समझ पाए, तो ये राख के प्रमाण आपको याद रखना है कि कहां से प्राप्त हुए, तो याद रखना है कि राख का सबसे पहला जो प्रमाण है वो कहां से मिला, करनूर। और कच्चे मांस की बिना पके मांस की जो हड्डियां हैं वो भी कहां से मिली हैं, करनूल से मिली हैं, ये याद रखना है। तीसरे नंबर पर, अब इसमें जगह कम है तो यहां थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। देखना सर, अब इसमें चौथा नाम डी ऑप्शन लिखते हैं। ये जगह है आपकी होशंगाबाद, नाम सुना भी होगा, स्टेशन भी है होशंगाबाद। ये होशंगाबाद कहां पर है, तो ये मध्य प्रदेश में एक स्थान है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का यहां स्थान याद रखो आप, हथनेरा। ये नाम सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, या तो होशंगाबाद या हथनेरा। होशंगाबाद में हथनेरा नामक स्थान है, ये कहां पड़ता है, तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। और मध्य प्रदेश में कहां, तो मध्य प्रदेश की जो घाटी है नर्मदा नदी घाटी, ध्यान रखना, नर्मदा नदी घाटी में ये स्थान आपका पड़ता है, जिसका नाम है होशंगाबाद या हथनेरा। इस होशंगाबाद या हथनेरा जो आपका स्थान है, यहां पर किसके साक्ष्य मिले हैं, तो याद रखना प्रथम मानव अवशेष के साक्ष्य आपको यहां से प्राप्त हुए हैं। लिख लेते हैं, क्या, प्रथम मानव अवशेष, प्रथम मानव ये अवशेष, यानी कि प्रथम मानव अवशेष के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं। अगर कोई पूछ ले तो प्रथम मानव जीवाश्म के साक्ष्य भी आपको कहां से प्राप्त हुए हैं, यहां से प्राप्त हुए हैं होशंगाबाद के हथनेरा से। तो अगर पूछा जाए, प्रश्न ये बनते हैं, बताइए प्रथम मानव अवशेष या प्रथम मानव जीवाश्म या प्रथम मानव अवशेष के प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, हथनेरा या होशंगाबाद, ये ऑप्शन में आएगा। बहुत रेयर केस है मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी दिया हो, लेकिन तुम्हें पूरा याद रखना है, कुछ भी कहीं से पूछ लिया जाए। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। यहां पर अवशेष मिले, अवशेष का मतलब है व्यक्तियों के जीवाश्म मिले कि हाँ इस टाइम पर भी जो है वो क्या करते थे, मानव निवास करते थे।
बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? आगे चलते हैं और एक और स्थान लिखते हैं, चलिए देखते हैं। अब यहां पर सी ऑप्शन लिखते हैं और ये नाम आ गया है बेलन नदी घाटी। बेलन नदी घाटी। चलिए, अब कोई कहे ये बेलन नदी घाटी कहां है, तो बेलन नदी घाटी जो है वो या तो आपको नाम मिलेगा इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। और हो सकता प्रयागराज की जगह आपको ये नाम क्या मिल जाए, तो प्रयागराज या इलाहाबाद की जगह यहां पर अगर ये इलाहाबाद या प्रयागराज नहीं है तो आपको मिर्जापुर भी देखने को मिल सकता, लेकिन दोनों में से कोई एक ही देखने को मिलेगा। दोनों में से कोई एक ही देखने को मिलेगा, या तो मिर्जापुर मिलेगा या इलाहाबाद मिलेगा, क्योंकि इलाहाबाद से ही चिपका हुआ क्या है, मिर्जापुर है आपका। तो इलाहाबाद या मिर्जापुर से क्या प्राप्त हुआ है, तो इसका स्थान भी बताते हैं। बेलन नदी घाटी जो आपकी पाई गई, इस बेलन नदी घाटी का स्थान है लोहिदी नाडा चोपड़ी मांडो। तो ये नाम भी तुम्हें याद रखना है, हम नाम लिख देते हैं लोहिदी नाडा, लोहिदी नाडा पूरा नाम चोपटी मांडो। तो ये स्थान है, इसको देखो हिस्ट्री ऐसी है कि तुम बार बार पढ़ो, ठीक है ना, अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। आज पहली बार है तो अपरिचित लगोगे, धीरे 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 पढ़ोगे, डेली पढ़ो, डेली स्टार्टिंग से ही पढ़ो, भले ही तुम्हें 10 मिनट ज्यादा लग जाए, लेकिन स्टार्टिंग से डेली रिवाइज करो, रिवाइज करोगे तो चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। ये बेलन नदी घाटी लोहिदी नाडा चोपटी मांडू जो कहां पर पड़ता है, प्रयागराज मिर्जापुर में ये पड़ता है। यहां पर क्या प्राप्त हुआ है, तो यहां पर भी याद रखना हड्डी से बनी, यानी कि हड्डी निर्मित, हड्डी निर्मित यानी हड्डी से निर्मित मूर्ति, यानी कि हड्डी निर्मित जो है वो प्रतिमा, और किसकी प्रतिमा, देवी की प्रतिमा, और देवी के रूप में मात्र देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। यदि कोई पूछ ले हड्डी निर्मित मात्र देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है, तो हड्डी निर्मित मात्र देवी की प्रतिमा आपको बेलन नदी घाटी चोपटी मांडो, यानी कि पूरा नाम है लोहिदी नाडा चोपटी मांडो से ये क्या हुई है, आपकी प्राप्त हुई है। पेपर में वैसे ये भी पूछा जाता है बेलन नदी घाटी कहां पर है, तो इलाहाबाद आप टिक कर सकते हो, मिर्जापुर टिक कर सकते हो, प्रयागराज जो भी ऑप्शन में हो उसको टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए सर एक मिनट, अभी कुछ और भी लिखना है, देखना एक और स्थल लिख लेते हैं पूरा पाषाण कालीन। देखना ये डी नहीं होगा, ई होगा और ये एफ होगा, ठीक है ना, मतलब कम से कम 5 या 6 स्थान होंगे। एक स्थान और है पटने। अब कोई कहे ये पटने क्या, पटने को समझते हैं, ये कहां पर है, तो ये महाराष्ट्र में, ये कहां पर है, महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के जलगांव, जलगांव में ये स्थान है, महाराष्ट्र के जलगांव के क्षेत्र में स्थान है पटने। जहां से क्या प्राप्त हुए हैं, तो याद रखना है शुतुरमुर्ग के अंडे, जो उस बात की पुष्टि करते हैं कि पहले जो है वो आपके शुतुरमुर्ग की हुआ करते थे। तो शुतुरमुर्ग के अंडे, ध्यान रखना, शुतुरमुर्ग के अंडे का, शुतुरमुर्ग के अंडे का प्रमाण आपको कहां से प्राप्त होता है, यहां से प्राप्त होता है। अब अगर बात कहें कि इस अंडे पर एक प्रकार से जो है, तो इस प्रकार की ऐसी लाइन खिंची होने के प्रमाण भी पाए गए हैं कि इस प्रकार की लाइन जो है वो आपकी क्या की गई थी, इस पर खींची गई थी, जैसा उन्होंने कुछ लिखा हो पर उसको पढ़ा नहीं गया कि आखिर वो क्या जो है वो आपका था, ठीक है ना। तो क्या शुतुरमुर्ग के जो अंडे थे, उस शुतुरमुर्ग के अंडे के प्रमाण मिले हैं, उस पर कुछ ऐसी लाइन जो है वो आपकी एस आकार की लाइन खिंची मिली थी, लेकिन उसका पता नहीं कि आखिर ये किस प्रकार की लाइन थी और इनका मतलब क्या है, कोई नहीं जानता, ठीक है ना सर। इन चीजों के प्रमाण आपको प्राप्त हुए हैं, इन चीजों को आपको क्या रखना है, याद रखना है। अब बात समझ में आई है कि नहीं आई है, पहले तुम हमें ये बात बताओ, यहां तक बात समझ में आई है कि नहीं आई है। यहां पर एक पॉइंट याद रख लेना, हम लिखा देते हैं ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, और अगर पेपर में कुछ भी पूछा जाए तो वो सारा पॉइंट आपको याद रहे। इसके बाद यहाँ आए और ये पीछे आए और थोड़ा पीछे आते हैं, और यहाँ पर पूरा पाषाण काल है, थोड़ा और पीछे आते हैं 1864। हाँ, ये हमने कहा था रावर रूस फूट को थोड़ा याद रखना। ये अगर कहा जाए तो एक लाइन इनके बारे में यहाँ लिख लेते हैं, चाहो तो तुम अलग से लिख लो, लो यहाँ लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, लो यहाँ लिख लो कोई दिक्कत नहीं, वहां
रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के बारे में एक लाइन लिख लो। क्या लाइन लिखनी है? प्राग ऐतिहासिक काल का जनक किसे कहा गया है? तो याद रखना, तो प्राग ऐतिहासिक काल का जनक जो है वो किसको कहा गया? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को। साथ में ये जो थे वो आपके दोनों चीजें टिक करोगे, विकल्प में दोनों रहती हैं। भूगर्भ वेत्ता, यानी कि भूगर्भ का मतलब है जमीन के अंदर की जानकारी भी इनको थी, वाह। पुरातत्वविद, पुरातत्व का विद का मतलब है, ये पुरातत्वविद का मतलब पुरानी वस्तुओं जो भी थी उनके बारे में भी जानकारी रखते थे, पुरातत्व वैज्ञानिक। तो विकल्प में कई बार आया है, बताइए रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक या पुरातत्वविद? दोनों थे, पुरातत्वविद भी थे और भूगर्भ वैज्ञानिक के तौर पर भी ये जाने गए। बताओ अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो बोलो, बोलो। अब तुम कहो तो छोड़ दें, क्योंकि टाइम तुम्हारा इतना ही है। ठीक है, कोई बात नहीं, कल फिर से आगे चलेंगे।